लेक्चर में हम लोग देखते हैं डायमेंशन का तीसरा एप्लीकेशन, जो क्या है, कन्वर्जन ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। यानी एक सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर वैल्यू दी हुई है तो उसे किसी दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में कन्वर्ट करना, जैसे एमकेएस से सीजीएस में, या कोई भी सिस्टम ऑफ यूनिट आप बना ले उसमें कन्वर्ट करना। तो देखते हैं कैसे लगाते हैं इसके सवाल। तो ये चीज हम लोग सबसे पहले पढ़ चुके हैं कि अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है P, तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट के मल्टीप्लिकेशन यानी उसके प्रोडक्ट से, जो कि इसका मैग्नीट्यूड कहलाता है n इंटू यू। और ये जो मैग्नीट्यूड है ये सिस्टम ऑफ यूनिट के चेंज से क्या रहता है, इंडिपेंडेंट होता है। यानी ये जो प्रोडक्ट है n इंटू यू का प्रोडक्ट, ये कांस्टेंट बना रहेगा। इसका मतलब कि हमारी फिजिकल क्वांटिटी का जो अमाउंट है वो फिक्स बना रहेगा। अगर हम उसको नापने वाली यूनिट यानी स्टैंडर्ड को छोटा करेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, बड़ी हो जाएगी, और अगर स्टैंडर्ड बड़ा होगा तो न्यूमेरिकल वैल्यू छोटी रहेगी। जैसे कि अगर सपोज कीजिए कि आपके पास एक बकेट वाटर है, तो वाटर का तो अमाउंट फिक्स है ना, पानी का अमाउंट फिक्स है। लेकिन अगर आप उससे क्या करोगे, एक बड़ा जग लोगे और उस जग से उस वाटर को खाली करना चाहोगे बकेट को, तो हो सकता है 3 जग में खाली हो जाए, है ना। ये है, इसमें पूरा लिक्विड भरा हुआ है। इस लिक्विड का वॉल्यूम देखिए क्या है, फिक्स है। वॉल्यूम क्या है, फिक्स। अगर हम इतने बड़े जग या बीकर से इसको खाली करेंगे तो ये कितनी बार में खाली हो जाएगा, मुश्किल से 5 बार, मान लेते हैं मैक्सिमम 5 टाइम में क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 5 टाइम ऑफ वॉल्यूम ऑफ जग। उसके बाद अगर हम इसको किसी छोटी और इससे छोटी बाउल से, इस बाउल से इस लिक्विड का वॉल्यूम निकालें यानी इसको खाली करें, तो इससे ज्यादा टाइम में, यानी हो सकता है 10 बार में या 12 बार में खाली हो जाए। यानी इसका वॉल्यूम क्या है, इसके वॉल्यूम का 12 गुना। तो आप देखो हमने क्या किया, अपना स्टैंडर्ड यानी कंपैरिजन करने वाला जो टूल था उसको, यूनिट को क्या किया, छोटा किया ना। तो क्या हो गया, नंबर ऑफ टाइम्स यानी जो कंपैरिजन का अमाउंट है वो क्या हुआ, जिसको न्यूमेरिकल वैल्यू बोलते हैं, वो बड़ा हो गया। उसी की जगह अगर हम लोग क्या ले लें, एक छोटा सा चम्मच ले लें, स्पून, तो हो सकता है हमें कितनी बार, 500 बार इससे खाली करना पड़े। तो देखो हमने अपनी स्टैंडर्ड को और छोटा किया और न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गई, बड़ी। लेकिन ये भी और ये भी तीनों क्या है, इस वॉल्यूम, अगर इसका वॉल्यूम V है तो उस V वॉल्यूम को ही क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं। तो इसका जो अमाउंट है ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट में, ये एक सिस्टम ऑफ यूनिट में, और ये किसी तीसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में देखा गया। तो यहां पे यही चीज हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है कि जो n इंटू यू है, इसका अमाउंट क्या होता है, फिक्स होता है। यानी अगर एक सिस्टम में हमारे पास 2 सिस्टम्स हैं, ठीक है ना, एक सिस्टम में इसका न्यूमेरिकल वैल्यू आया n1 और यूनिट है u1, और दूसरे में n2 न्यूमेरिकल वैल्यू विद u2 यूनिट। तो ये दोनों क्या होंगे, सेम चीज को रिप्रेजेंट करेंगे ना, यानी सेम मैग्नीट्यूड को ये भी और सेम मैग्नीट्यूड को ये भी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहली चीज जो हम जाने कि क्या n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 होता है। अब अगर हमें दिया हुआ है ऐसे कि भाई साहब अपने पास में है 100 न्यूटन, इसको सीजीएस सिस्टम में इसकी वैल्यू कितनी होगी, यानी सीजीएस सिस्टम में वैसे यूनिट की, न्यूटन की यानी फोर्स की यूनिट क्या होती है, डाइन होती है ना। तो ये हाउ मच डाइन, कितने डाइन के बराबर है। तो देखो n1 u1 है अपने पास, n2 नहीं है, और u2 पता कर, u2 दिया हुआ है। यानी n1 u1 n2 u2 में से हमें क्या फाइंड करना रहता है, ज्यादातर n2 फाइंड करना रहता है। तो यहां से देखो n2 का फॉर्मूला क्या बनेगा, n2 इज इक्वल टू हो जाएगा n1 u1 अपॉन u2। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या शो करती है, उसकी डायमेंशन को। किसको शो करती है, उसकी डायमेंशन को शो करती है। तो देखते हैं कि कैसे, यानी ये u1 क्या होगा, u1 फर्स्ट सिस्टम में डायमेंशन को शो करेगा और u2 सेकंड सिस्टम में डायमेंशन को शो करेगी। यानी जैसे u1 में क्या होगा, मास को हम लोग हो सकता है ग्राम में नापे, लेंथ को सेंटीमीटर में नापे, टाइम को सेकंड्स में नापे, ठीक है ना। तो वहां पर मास हो जाएगा m1, L1 और T1, ठीक। और दूसरे सिस्टम में हो सकता है मास को किलोग्राम में नापा जा रहा हो, यानी मास की यूनिट चेंज हो गई, m2 से रिप्रेजेंट की गई। लेंथ की यूनिट क्या हो गई, किलोमीटर्स हो गई होगी, ठीक है, तो वो L2 हो गया। टाइम की यूनिट हो गई होगी आवर्स यानी घंटे में, तो वो T2 हो गया। लेकिन क्वांटिटी तो वही है ना, क्वांटिटी को मेजर करने वाले जो स्टैंडर्ड्स है केवल वो चेंज हो रहे हैं। यानी डायमेंशनल फॉर्मूला जो होता है वो सेम रहता है, उसकी पावर सेम रहती है, बेस क्वांटिटीज का जो कंट्रीब्यूशन है
वो सेम रहेगा, बस क्या होगा उन बेस क्वांटिटीज की जो यूनिट है वो चेंज हो जाती हैं। यानी कहीं पर बड़ी यूनिट यूज हो रही है तो कहीं पर छोटी यूनिट, लेकिन यूनिट की पावर क्या है, कांस्टेंट बनी रहती है। तो पहले सिस्टम में जो MLT है उसके लिए कुछ यूनिट्स यूज की जा रही है, तो M1 L1 T1। तो हम देखते हैं कि इफ अगर P की डायमेंशन क्या है, M की पावर A L B एंड T C, तो U1 यानी फर्स्ट यूनिट जो U1 शो करेगा, ये U1 किसको शो करेगा, M1 A L1 B T1 C, और जो U2 होगा ये किसको शो करेगा, M2 A L2 B T2 C को। तो चूंकि यूनिट का यूज हम करते हैं ना, हमारे पास डायमेंशन निकालने की दो तरीके हैं, एक तो फॉर्मूले से, दूसरा उसकी यूनिट से। जैसे लेंथ की वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड, तो मीटर मतलब लेंथ, पर सेकंड मतलब टाइम का इनवर्स, तो लेंथ अपॉन टाइम LT माइनस वाला है ना। तो यूनिट क्या शो कर रही है, डायमेंशन को ही तो शो कर रही है। तो U1 क्या हो जाएगी, वही डायमेंशन लेकिन अलग यूनिट्स के साथ। U2 क्या है, वही डायमेंशन लेकिन बेस यूनिट्स क्या हो रही हैं, चेंज हो जा रही हैं। यहाँ M1 L1 T1 थी, यहाँ पर M2 L2 T2 है। ठीक है, अब इसको देखते हैं न्यूमेरिकल से, इसकी वैल्यू चलिए यहाँ पर रख दीजिए। तो N2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, N1 M1 अपॉन M2 इसकी पावर A L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। अब अगर कोई क्वांटिटी इससे ज्यादा यानी करंट पर भी डिपेंड कर रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, A1 बाई A2 की पावर D हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कीजिए, इसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये तो एकदम बेसिक कन्वर्जन लेते हैं जो हर किताब में आपको मिलेगा, हर टीचर पढ़ाता है, हर बच्चा पढ़ता है। ठीक है, तो इसके कुछ हम लोग स्टेप समझ लेते हैं कि कैसे करेंगे। सबसे पहली चीज, पहला स्टेप क्या है कि आपको यूनिट से ये पता लगने लगता है कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की ये यूनिट है और किसे हम चेंज करने। तो सबसे पहले आप क्या लिखो, फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन लिख लो। यानी फर्स्ट काम क्या है कि राइट डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। P का डायमेंशन फॉर्मूला अगर आप लिखते हैं तो सपोज करिए कि ये आता है ML2T-3, तो आपको यहां से क्या मिल जाएगी, A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2 और C इज इक्वल टू -3। यानी फर्स्ट स्टेप लिखने से ही हमें क्या पता लग जाएगा कि यहां इस फॉर्मूले में जो ABC की वैल्यू है वो क्या होगी। ठीक, सेकेंड हमें देखना है कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट फर्स्ट क्या है और सिस्टम ऑफ यूनिट सेकेंड क्या है। यानी यहां पर ये जो MLT है, M1 क्या है, L1 क्या है, T1 क्या है और M2 क्या होगा, L2 क्या होगा और T2 क्या होगा। इन दो चीजों को हमें क्या करना है, देख लेना है। ठीक है, तो ये किसी को याद नहीं रहता है, बहुत सारे सवालों में सिस्टम ऑफ यूनिट दिया जाएगा, जैसे अभी हम लोग NCERT का एक क्वेश्चन करेंगे उसमें दिया जाएगा। नहीं तो आपको करते करते पता लग जाएगा कि MKS से CGS में जा रहे हैं, MKS से FPS में जा रहे हैं। थर्ड लाइन क्या है कि हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में इस फॉर्मूले में वैल्यू रख देनी है, पुट वैल्यू इन फॉर्मूला, और चौथे स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो यहां पर क्या है, N1 है, U1 है, N2 नहीं पता है, U2 पता है। ठीक, तो फर्स्ट वाले को हम लोग सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है। न्यूटन में किस चीज को नापते हैं, फोर्स को। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला सबसे पहले लिखते हैं, क्या होगा, MLT-2, यही तो है ना। तो M है, L है, यानी MLT तीनों है, इन तीनों की पावर्स कितनी है, यहां पर पावर आ जाएगी A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 1 और C इज इक्वल टू -2। पहला स्टेप हो गया। दूसरा, किस सिस्टम से किस सिस्टम में जा रहे हैं, तो न्यूटन है हमारा MKS सिस्टम में और डाइन किस में है, CGS सिस्टम, यानी मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम से हम लोग किस में जा रहे हैं, सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड में। अब ये सारी वैल्यू उठाकर हम इस फॉर्मूले में रख दें, तो N2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, N1 यानी 1। अब देखो M1 क्या है, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम, M1 बाई M2 इसकी पावर A, L1 अपॉन L2 इसकी पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। N1, तो N1 की वैल्यू कितनी है, 1। M1 MKS में मास को किस में नापते हैं, किलोग्राम में,
तो ऊपर है किलोग्राम में और नीचे सीजीएस में, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, किसमें नापेंगे? ग्राम में। इसकी पावर कितनी है? m की पावर, ये a की वैल्यू क्या है? 1। L1 MKS में मीटर किलोग्राम यानी मीटर, और नीचे सेंटीमीटर, इसकी भी पावर 1। ऊपर क्या है? सेकंड, नीचे भी सेकंड में, और इसकी पावर -2। तो ये तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो गया। 1 की कोई भी पावर हो उसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 ही होती है। 1 मीटर में 100 से, यानी सेंटीमीटर से मीटर को काटोगे तो कितना आएगा? 100। और 1 किलोग्राम को 1000 ग्राम ले सकते हैं, यानी इसको काटेंगे तो आएगा 1000। तो टोटल कितना आ गया? N2 इज इक्वल टू आ गया 1 × 10 टू द पावर 5, यानी 10 टू द पावर 5। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन। ठीक है, या इसका इनवर्स रिलेशन भी हमसे पूछा जा सकता है कि 1 डाइन कितने न्यूटन होगा, तो हमें सीजीएस से एमकेएस में लिया जा रहा है। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग क्या करते हैं? जूल को अर्ग में कन्वर्ट करते हैं, सेम प्रोसेस से। तो इसको आप नोट कर ले, मैं उधर बता रहा हूं, इसको सबको मिटा करके। तो देखो, जूल में किसको नापते हो आप? एनर्जी को या वर्क को? जूल में किसको नापते हो? वर्क या एनर्जी को? तो सबसे पहला काम क्या है कि वर्क का हम लोग डायमेंशन फॉर्मूला लिख लें, जो कि होता क्या है? mL2T-2। ठीक है, तो यहां से A, B, C की वैल्यू आ गई। A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू 2 और C इज इक्वल टू -2। सिस्टम क्या है? जूल है एमकेएस में और अर्ग किस में है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, यानी सीजीएस सिस्टम में। अब ये लाइन ना लिख के डायरेक्ट हम लोग यहां से पुट कर रहे हैं। तो देखो यहां पे फिर आपको क्या है? N1 पता है, U1 पता है, N2 नहीं पता है, यही फाइंड करना, और U2 पता है। तो फिर से यही चीज N2 इज इक्वल टू हो जाएगा, N1 की वैल्यू है 1 अपॉन, अब देखो आप M1 अपॉन M2, पहले में क्या है? मास को किलोग्राम में नापा जा रहा है, नीचे ग्राम में नापा जा रहा है। फिर लेंथ को किसमें नापते हैं? मीटर में, और नीचे सेंटीमीटर में, इसकी पावर 2। यहां टाइम को सेकंड में और यहां भी टाइम को सेकंड में, इसकी पावर -2। तो ये फिर से कैंसिल होकर 1 हो जाएगा। 1 की कोई भी पावर हो, -2 हो, -3 हो, सबकी वैल्यू 1 होगी। सेंटीमीटर को मीटर में काटोगे आप 100 आएगा, लेकिन अब यहाँ 100 का स्क्वायर है, ये ध्यान रखिएगा। इसको 1000 आ जाएगा, यानी N2 इज इक्वल टू हो गया 1000 इंटू 100 इंटू 100, यानी 10 टू द पावर 7। क्लियर है ना? इसका मतलब 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 अर्ग्स। तो ये दो बहुत बेसिक तरह के सवाल है, जिसमें से इन दोनों में से कोई एक अक्सर आपके यूनिट टेस्ट में तो पूछ ही लिया जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस। तो देखो बच्चों, ये एनसीईआरटी का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, जिसमें क्या बताया गया है कि एनर्जी की यूनिट क्या है? कैलोरी। और 1 कैलोरी 4.2 जूल्स के बराबर है, और 1 जूल किसके बराबर है? 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी अगर यहां से हम लोग लें तो हमें क्या दिया गया है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.2 जूल है ना, और 1 जूल किसके बराबर है? 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। तो इसको डायरेक्ट अगर लिखे तो ये 4.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है। यानी ये हमारा हो गया N1 और ये हो गया U1। कहा जा रहा है कि अगर एक ऐसा, तो ये कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट है? एमकेएस सिस्टम है, मीटर किलोग्राम सेकंड वाला। कहा गया अब अगर एक ऐसा सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया जाए जिसमें लेंथ को नापा जाए अल्फा मीटर में, मास को बीटा किलोग्राम में, और टाइम को गामा सेकंड में नापा जाए, तो वहां 1 कैलोरी की वैल्यू क्या होगी? यानी ये जो 4.2 वैल्यू है, ये उस सिस्टम में क्या होगी जहां पर नई सिस्टम ऑफ यूनिट यूज की जा रही है, अल्फा मीटर, बीटा किलोग्राम और गामा सेकंड वाली। तो अपने पास N1 ये है, U1 ये है, U2 है, N2 फाइंड करना है। ठीक है, और यहां पर पहले ही दिया गया देखो किलोग्राम, यानी M1L2T-2, और क्वांटिटी बताई गई एनर्जी। तो सबसे पहले एनर्जी की आप क्या लिखिए? डायमेंशन फार्मूला लिखिए, और ये कितना आएगा? ML2T-2, यानी यहां से A1 B2 और C जो है वो -2 आया। तो N2 इज इक्वल टू हो जाएगा N1, यानी 4.2 अपॉन M1 पहले किस में था? किलोग्राम में, उसके बाद किस में गया? M2 में, बीटा किलोग्राम में। L1 यानी
पहले में मीटर में था, फिर अल्फा मीटर में आया, इसकी पावर 2, और पहले में टाइम था सेकंड में, नीचे आया गामा सेकंड में, इसकी पावर -2। तो किलोग्राम से किलोग्राम, मीटर से मीटर और सेकंड से सेकंड कैंसिल हुआ। अब देखिए n2 की वैल्यू क्या बनी, 4.2 बीटा अल्फा स्क्वायर गामा की पावर -2। तो गामा को ऊपर भेज दीजिए, यानी n2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.2 गामा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर बीटा। ये वैल्यू हो जाएगी 1 कैलोरी की नए सिस्टम ऑफ यूनिट्स पे। ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जी की वैल्यू को कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जिसमें हमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू किसमें फाइंड करनी है, किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में। और नॉर्मली इसकी वैल्यू होती कितनी है, 9.8 होती है, या कहीं कहीं 10 आप लोग देखे होंगे 9th में न्यूमेरिकल्स में। तो मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में। तो इन दोनों यूनिट से देखो डायमेंशन फॉर्मूला क्लियर है कि लेंथ अपॉन टाइम की पावर -2, यानी ये जो स्मॉल जी है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसकी डायमेंशन फॉर्मूला लिख लेंगे LT-2, या इसी को क्या लिखा जा सकता है, m0 LT-2। तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई, 0, b आ गया 1 और t आ गया, और c आ गया -2, जो कि t की पावर है। तो देखो n1 आपके पास है, u1 है, n2 निकालना है, u2 पता है। अब देखो यहाँ पे फिर वही MKS CGS नहीं है हमारे पास में, है ना, यहाँ मीटर के साथ सेकंड है, लेकिन यहाँ किलोमीटर हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, मिनट हो गया। तो एक नई सिस्टम ऑफ यूनिट बन गई। तो n2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, n1 यानी 10 m1 अपॉन m2 की पावर 0 L1 अपॉन L2 की, या इसको लिख देते हैं चलो यहाँ पे। तो m1 अपॉन m2 में पता ही नहीं है क्या है, तो क्या मतलब है, उसकी पावर 0 हो जाएगी। L1 क्या है, यहां पर मीटर में नापा जा रहा है, और यहां किस में नापा जा रहा है, किलोमीटर में, इसकी पावर है 1। और टाइम की पावर, यहां पर टाइम सेकेंड्स में नापा जा रहा है और यहां पर टाइम मिनट में नापा जा रहा है, और इसकी पावर कितनी है, -2। तो ये तो 1 हो जाएगा जिसकी पावर 0 है। 10 × 1 × मीटर को आप किलोमीटर में काटिए, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे, यानी 1/1000। और इसको बेटा अगर पलट दिया जाए, उल्टा कर दिया जाए, तो ये पावर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो यहां से हम देखें तो एक मिनट में 60 सेकंड होते, यानी ये 60 की पावर -2, नीचे ऊपर ले जाएंगे तो 60 की पावर +2 हो जाएगा, यानी 60 × 60 कैंसिल कर दो, 3, यानी कितना हो गया, 36 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर। तो ये क्या था, आपने किसको, g को, जो कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, उसको आपने 36 किलोमीटर पर मिनट स्क्वायर में, यानी n2 कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो ये थे डायमेंशन के तीसरे एप्लीकेशन पे क्वेश्चन। तो जो 3 एप्लीकेशन हैं ये आपको पढ़ा दिए जा चुके हैं। आप अपनी बुक से, जो भी आपको साइड बुक मिले या नेट पर या फिजिक्स एंड फिजिक्स पेज पर प्रॉब्लम शीट पड़ी हुई है, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से आप इन चीजों को देखिए, इसके सवाल लगाइए। ये आपके 11th के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जो फिजिक्स के प्रति आपका इंटरेस्ट बढ़ाएंगे। आसान चीजें हैं, जल्दी आएंगी, और ये सवाल आपको अगर आने लगेंगे तो धीरे धीरे आपकी न्यूमेरिकल्स लगाने की और फिजिक्स को सीखने की आदत बन जाएगी। तो वीडियो लेक्चर्स को देखिए, बार बार देखिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको आप